जब मैं 3 साल बाद जहाज से छुट्टी लेकर बिना किसी को बताए अपने घर लौटा, तो मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि जिस दिन का मैं इतने सालों से इंतज़ार कर रहा था, वही दिन मेरी ज़िंदगी का सबसे दर्दनाक दिन बन जाएगा। मैं रास्ते भर यही सोचता रहा कि जैसे ही घर का दरवाज़ा खोलूँगा, मेरी पत्नी दौड़कर मेरे गले लग जाएगी, माँ खुशी से रो पड़ेगी, पिताजी गर्व से मेरा माथा चूम लेंगे और मेरा छोटा भाई मेरी लाई हुई चीज़ें देखकर बच्चों की तरह खुश हो जाएगा। लेकिन किस्मत ने मेरे लिए कुछ और ही लिख रखा था। घर पहुंचने से कुछ मिनट पहले मैंने अपनी पत्नी को दूसरे लोगों के घरों में झाड़ू पोछा करते देखा और फिर उसने मुझे एक ऐसी पुरानी अलमारी के सामने खड़ा कर दिया जिसके अंदर छिपा सच मेरी पूरी दुनिया को हमेशा के लिए बदल देने वाला था। लेकिन उस अलमारी के खुलने से पहले जो कुछ हुआ उसने मेरे दिल को अंदर तक तोड़ दिया। मेरा नाम रवि है। मैं उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे का रहने वाला हूँ। हमारा परिवार बहुत अमीर नहीं था, लेकिन प्यार और अपनापन इतना था कि हमें कभी गरीबी का एहसास ही नहीं हुआ। पिताजी खेती करते थे और खाली समय में गांव के बच्चों को पढ़ा भी देते थे। माँ पूरे घर को संभालती थी। बचपन से उन्होंने हमें सिखाया था कि इंसान की असली दौलत उसके रिश्ते होते हैं, पैसा नहीं। मेरा छोटा भाई दीपक पढ़ाई में बहुत तेज था। मेरा सपना था कि एक दिन उसे बड़ा अफसर बनाऊं। मेरी शादी पूजा से हुई थी। वो बहुत साधारण परिवार की लड़की थी, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। शादी के बाद उसने मेरे माता पिता को अपने माता पिता से भी ज़्यादा सम्मान दिया। मैं अक्सर सोचता था कि भगवान ने मुझे दुनिया की सबसे अच्छी पत्नी दी है। शादी के कुछ ही महीनों बाद मुझे मर्चेंट नेवी में नौकरी मिल गई। गांव में सब लोग खुश थे। पिताजी की आंखों में गर्व था और माँ बार बार भगवान का धन्यवाद कर रही थी। लेकिन उस खुशी के साथ एक दर्द भी था, क्योंकि इस नौकरी का मतलब था महीनों तक अपने परिवार से दूर रहना। जिस दिन मैं पहली बार जहाज पर चढ़ा, उस दिन पूजा स्टेशन पर खड़ी रो रही थी। उसने मेरे हाथ में एक छोटा सा कपड़े का थैला दिया और कहा कि इसमें मंदिर का प्रसाद है, इसे हमेशा अपने पास रखना। जब भी मेरी याद आए, इसे देखकर समझ लेना कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैंने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन ट्रेन चलने लगी तो मेरी आंखें भी भर आई। जहाज की जिंदगी बाहर से जितनी शानदार दिखती है, अंदर से उतनी ही कठिन होती है। कभी समुद्र कई कई दिनों तक शांत रहता, तो कभी उतनी ऊंची लहरें उठती कि लगता जहाज अभी डूब जाएगा। कई रातें ऐसी गुजरी जब लगातार तूफान के बीच काम करना पड़ा। कई बार साथ काम करने वाले लोगों को हादसों में घायल होते देखा। लेकिन हर मुश्किल के बाद मैं सिर्फ एक बात सोचता था कि अगर मैं हिम्मत हार गया तो मेरे परिवार के सपने अधूरे रह जाएंगे। इसीलिए मैं हर दर्द सहता रहा। मेरी पहली सैलरी आई तो मैंने अपने लिए 1 रुपया भी नहीं रखा, पूरा पैसा घर भेज दिया। माँ ने फ़ोन पर रोते हुए कहा कि बेटा, अपने लिए भी कुछ बचा लिया कर। मैंने हंसकर कहा कि मेरा सब कुछ तो आप लोग ही हैं। अगले कुछ महीनों में मेरी सैलरी बढ़ गई। मैंने हर महीने पहले से ज़्यादा पैसे भेजने शुरू कर दिए। मेरा सपना था कि पुराना घर नया बन जाए, पिताजी खेती छोड़कर आराम करे, माँ का पूरा इलाज हो जाए और दीपक की पढ़ाई शहर के अच्छे कॉलेज में हो। पूजा हमेशा फ़ोन पर यही कहती कि यहाँ सब ठीक है। वो कभी अपने परेशानी का जिक्र नहीं करती। कई बार मैंने कहा कि वीडियो कॉल पर पूरा घर दिखाओ। वो हंसकर कहती कि अभी रसोई में हूँ, बाद में दिखाऊंगी। कभी कहती कि नेटवर्क ठीक नहीं है। मैं भी उसकी बात मान लेता। मुझे क्या पता था कि वो हर बार सच छिपा रही थी। 3 साल के दौरान मैं सिर्फ 2 बार कुछ दिनों के लिए भारत आ सकता था, लेकिन हर बार कंपनी ने मेरी छुट्टी रद्द कर दी। माँ हमेशा कहती कि बेटा, चिंता मत कर,
यहाँ सब अच्छा है। पूजा भी कहती कि हम सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। मैंने उन पर आंख बंद करके भरोसा करता था। इस बार अचानक कंपनी ने मुझे पूरे 2 महीने की छुट्टी दे दी। मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। मैंने सोचा इस बार सबको सरप्राइज दूंगा। जहाज से उतरने से पहले मैंने पूजा के लिए एक खूबसूरत रेशमी साड़ी खरीदी, माँ के लिए गर्म शॉल, पिताजी के लिए एक महंगी घड़ी और दीपक के लिए नया लैपटॉप लिया। मैं पूरे रास्ते यही सोचता रहा कि जब सब मुझे अचानक देखेंगे तो कितने खुश होंगे। गांव के बाहर पहुंचकर मैंने टैक्सी रोक दी। मैं पैदल चलता था। हर गली, हर पेड़ और हर मोड़ बचपन की याद दिला रहा था। मेरा दिल खुशी से भरा हुआ था। तभी मेरी नज़र सामने एक बड़े मकान पर गई। वहाँ एक औरत झाड़ू लगा रही थी। उसके कपड़े पुराने थे, हाथों की उंगलियां फटी हुई थी, पैरों में घिसी हुई चप्पल थी। घर की मालकिन उसे तेज आवाज में डांट रही थी कि जल्दी काम खत्म कर। पहले तो मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन अगले ही पल उसने अपना चेहरा ऊपर उठाया। मेरी सांस जैसे रुक गई। वो मेरी पत्नी पूजा थी। मेरे हाथ से बैग नीचे गिर गया। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। जिस पत्नी को मैंने कभी घर का भारी काम तक नहीं करने दिया, वो आज दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा कर रही थी। मैं दौड़कर उसके सामने पहुंचा। उसने मुझे देखा तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसके हाथ में पानी की बाल्टी गिर गई। उसकी आंखों में खुशी नहीं, डर और दर्द था। मैंने गुस्से में उसका हाथ पकड़ लिया और पूछा कि ये सब क्या है? मैं हर महीने इतने पैसे भेजता हूँ, फिर तुम यहाँ काम क्यों कर रही हो? वहाँ खड़े लोग हमारी तरफ देखने लगे। किसी ने धीरे से कहा कि लगता है इसका पति आ गया। पूजा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने सिर झुका लिया और बहुत धीमी आवाज में कहा कि यहाँ कुछ मत पूछो, घर चलो, मैं सब बता दूंगी। उसकी आवाज़ में ऐसा दर्द था कि मेरा गुस्सा कुछ पल के लिए ठहर गया। हम दोनों बिना कुछ बोले घर की तरफ चलने लगे। पूरे रास्ते गांव वाले हमें अजीब नज़रों से देखते रहे। कुछ लोग आपस में फुसफुसा रहे थे। मुझे महसूस हो रहा था कि गांव में कुछ ऐसा हुआ है जिससे मैं पूरी तरह अनजान हूँ। जैसे ही मैं घर के सामने पहुँचा, मेरा दिल एक बार फिर टूट गया। जिस घर की मरम्मत के लिए मैं लाखों रुपए भेज चुका था, उसकी दीवारों का प्लास्टर उखड़ा हुआ था। छत के किनारों से पानी के निशान दिखाई दे रहे थे। आंगन में उगी घास बता रही थी कि कई दिनों से किसी ने उसकी सफाई नहीं की। मैं अंदर गया। माँ चारपाई पर बैठी थी। उनका चेहरा पहले से बहुत कमज़ोर हो चुका था। मुझे देखते ही वो रो पड़ी। पिताजी की कमर झुक गई थी और उनका चेहरा समय से पहले बूढ़ा लगने लगा था। मेरा छोटा भाई दीपक मुझे गले लगाकर फूट फूट कर रोने लगा। उस घर में खुशी से ज़्यादा दर्द बसा हुआ था। मैंने फिर पूजा की तरफ देखा और कहा कि अब कोई मुझसे सच मत छिपाना। आखिर हुआ क्या है? पूजा कुछ पल तक चुप रही। फिर वो धीरे धीरे कमरे के कोने में रखी एक पुरानी लकड़ी की अलमारी के पास गई। यह वही अलमारी थी जिसमें दादाजी के पुराने कागज और ज़रूरी सामान रखा रहता था। उसने कांपते हाथों से उसकी चाबी निकाली। ताला खोलते समय उसके हाथ इतने कांप रहे थे कि चाबी 2 बार नीचे गिर गई। आखिरकार अलमारी खुली। अंदर कई पुरानी फाइलें, बैंक की पासबुक, मेरी भेजी हुई मनी ट्रांसफ़र रसीदें, कुछ सील बंद लिफाफे और मेरी लिखी हुई दर्जनों चिट्ठियाँ रखी थी। पूजा ने उनमें से एक मोटी फाइल निकाली, उसे दोनों हाथों से पकड़कर मेरी तरफ बढ़ाया और आंसुओं से भरी आंखों से सिर्फ इतना कहा, रवि, इस फाइल का पहला पन्ना पढ़ने से पहले एक बार अपने दिल को मजबूत कर लो, क्योंकि इसके बाद तुम्हें यह फैसला करना होगा कि तुम अपने सबसे करीबी इंसान पर भरोसा करोगे या उन सबूतों पर जो पिछले 3 साल से इस अलमारी में तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। मैंने कांपते हाथों से वो मोटी फाइल खोली। मेरी धड़कन इतनी तेज हो चुकी थी, ऐसा लग रहा था जैसे पूरा कमरा उसकी आवाज़ सुन सकता हो। पहले पन्ने पर मेरी ही भेजी हुई बैंक ट्रांसफ़र की रसीदें लगी थी। हर महीने की तारीख, रकम और बैंक की मुहर साफ दिखाई दे रही थी। मैं हैरान होकर बोला कि ये तो वही पैसे हैं जो मैं हर महीने भेजता था।
फिर घर की हालत ऐसे कैसे हो गई? पूजा ने मेरी तरफ देखा लेकिन कुछ नहीं बोली। उसकी आंखों में इतने आंसू थे कि शब्द शायद कहीं खो चुके थे। मैंने दूसरा पन्ना पलटा। वहाँ कई बैंक स्टेटमेंट रखे थे। उनमें कुछ रकम जमा होने के बाद उसी दिन किसी दूसरे खाते में ट्रांसफ़र दिखाई दे रही थी। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था। मैंने पिताजी की तरफ देखा। उन्होंने नज़रें झुका ली। माँ चुपचाप अपने आंसू पोंछ रही थी। मुझे पहली बार महसूस हुआ कि इस घर में कोई ऐसा सच छिपा है जिसे बताने की हिम्मत किसी में नहीं है। मैंने गुस्से में पूछा कि आखिर यह पैसा गया कहाँ? 3 साल तक मैं अपनी हर खुशी छोड़कर कमाता रहा, समुद्र के बीच मौत से लड़ता रहा। आखिर किसने मेरे परिवार को इस हालत में पहुंचा दिया? पूजा धीरे धीरे मेरे सामने आकर बैठ गई। उसने कांपती हुई आवाज़ में कहा कि रवि, अगर मैं यह सब पहले बता देती तो शायद तुम जहाज पर अपना काम भी नहीं कर पाते। मुझे डर था कि कहीं गुस्से में तुम अपनी नौकरी न छोड़ दो। मैंने कहा कि अब कुछ मत छिपाओ, सच चाहे जितना दर्दनाक हो, मुझे जानना है। पूजा ने फाइल से एक पुराना लिफाफा निकाला। उसके ऊपर मेरे नाम से लिखा था, लेकिन वो कभी मुझे भेजा ही नहीं गया था। उसने कहा कि यह चिट्ठी मैंने 1.5 साल पहले लिखी थी। कई बार पोस्ट ऑफिस तक गई, लेकिन हर बार वापस ले आई। मैंने लिफाफा खोला। उसमें पूजा की लिखावट थी। उसमें लिखा था कि रवि, मुझे नहीं पता यह चिट्ठी तुम्हें कभी मिलेगी या नहीं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि यहाँ कुछ भी वैसा नहीं है जैसा तुम्हें बताया जा रहा है। घर की हालत बहुत खराब है। माँ की तबीयत लगातार बिगड़ रही है। पिताजी ने खेत गिरवी रख दिए हैं। दीपक की पढ़ाई छूटने वाली है और मैं अब लोगों के घरों में काम करने लगी हूँ। लेकिन मैं तुम्हें ये सब इसीलिए नहीं बता पा रही क्योंकि मुझे हर दिन यह कहकर रोका जाता है कि अगर तुमने रवि को कुछ बताया तो उसका घर भी टूट जाएगा और नौकरी भी। चिट्ठी पढ़ते पढ़ते मेरी आंखों से आंसू गिरने लगे। मैंने पूछा कि तुम्हें किसने रोका था? पूजा ने सिर झुका लिया। उसने सिर्फ इतना कहा कि अभी नहीं, अभी सब कुछ नहीं बता सकती। अगर अभी नाम बता दिया तो तुम बिना सोचे समझे कुछ ऐसा कर बैठोगे जिसका पछतावा जिंदगी भर रहेगा। मैंने गुस्से में फाइल मेज पर पटक दी। तभी एक फ़ोटो नीचे गिर गई। मैंने उसे उठाया। वो मेरे घर के आंगन की फ़ोटो थी। उसमें कुछ लोग बैठे हुए थे। तस्वीर धुंधली थी, लेकिन एक चेहरा देखकर मैं ठिठक गया। मुझे लगा जैसे मैं उस आदमी को जानता हूँ। मैंने ध्यान से देखा, लेकिन तस्वीर साफ नहीं थी। मैंने पूछा कि ये कौन है? पूजा ने तुरंत फ़ोटो मेरे हाथ से लेकर वापस फाइल में रख दी और बोली कि अभी ये मत पूछो, पहले पूरी बात सुन लो। तभी बाहर से किसी ने दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से खटखटाया। दीपक घबरा कर बोला कि भैया, वही लोग आ गए। यह सुनते ही पूजा का चेहरा पीला पड़ गया। पिताजी तुरंत उठे और बोले कि किसी को मत खोलना। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। मैं दरवाजे की तरफ बढ़ा, लेकिन माँ ने मेरा हाथ पकड़ लिया। उनकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। उन्होंने कांपती हुई आवाज़ में कहा कि बेटा, अभी दरवाज़ा मत खोल। मैंने पहली बार माँ को इतना डरा हुआ देखा था, लेकिन मैं रुक नहीं पाया। मैंने दरवाज़ा खोल दिया। बाहर गांव का एक साहूकार और उसके साथ 2 आदमी खड़े थे। साहूकार ने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा और व्यंग से मुस्कुराते हुए कहा कि तो आखिर जहाज वाला बेटा लौट ही आया। अच्छा हुआ। अब हमारा पैसा कौन देगा? मैं हैरान होकर बोला कि कौन सा पैसा? उसने जेब से कुछ कागज निकाले और मेरे सामने लहराते हुए कहा कि तेरे घर पर लाखों रुपए का कर्ज है। ब्याज मिलाकर रकम और भी बढ़ चुकी है। अगर 1 हफ्ते में पैसा नहीं मिला तो यह घर हमारा होगा। मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मैंने गुस्से में कहा कि ये झूठ है। मैं हर महीने घर पैसे भेजता था, फिर कर्ज लेने की ज़रूरत ही क्यों थी? साहूकार जोर से हंस पड़ा। उसने कहा कि यही सवाल जाकर अपने घर वालों से पूछ। इतना कहकर वो चला गया। मैं अंदर आया तो पूरे घर में फिर सन्नाटा छा गया। मैंने पिताजी से पूछा कि यह सब क्या है। उन्होंने कांपते हुए हाथ जोड़ लिए और बोले कि बेटा, हम मजबूर थे,
लेकिन यह कर्ज हमारी वजह से नहीं हुआ। मैंने कहा कि फिर किसकी वजह से हुआ? पिताजी की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने जवाब देने की कोशिश की, लेकिन उनकी आवाज़ साथ नहीं दे रही थी। तभी पूजा ने अलमारी से एक और फाइल निकाली। इस बार उसने ऊपर बड़े अक्षरों में लिखा था सच। उसने वो फाइल मेरे हाथ में देते हुए कहा कि रवि, इस फाइल में उन 3 सालों का पूरा हिसाब है। हर वो दिन लिखा है जब तुम्हारे भेजे हुए पैसे गायब हुए, हर वो रात लिखी है जब माँ बिना दवाई के सोई, हर वो सुबह लिखी है जब दीपक खाली पेट काम पर गया, और हर वो अपमान लिखा है जिसे मैंने लोगों के घरों में काम करते हुए सहा। लेकिन इस फाइल का आखिरी पन्ना तभी पढ़ना जब तुम्हारे अंदर अपने सबसे करीबी इंसान का असली चेहरा देखने की हिम्मत हो, क्योंकि जिस नाम पर तुम्हें सबसे ज़्यादा भरोसा है, उसी नाम ने शायद इस पूरे परिवार की ज़िंदगी बर्बाद कर दी है। और वो नाम देखकर मेरे हाथ फिर से कांपने लगे। मन बार बार कह रहा था कि शायद यह सब कोई गलतफहमी हो, लेकिन दिल मानने को तैयार नहीं था। पहले पन्ने पर एक डायरी जैसी लिखावट थी। ऊपर तारीख लिखी थी और नीचे पूजा के शब्द। उसने लिखा था कि आज रवि को गए पूरे 7 महीने हो गए। उसने फिर पैसे भेजे हैं। उसने फ़ोन पर पूछा कि माँ की दवा समय पर चल रही है या नहीं। मैंने झूठ बोल दिया कि सब ठीक है। सच तो यह है कि आज भी माँ ने आधी दवा ही खाई है, क्योंकि बाकी दवा खरीदने के पैसे नहीं थे। जब मैंने ये पढ़ा तो मेरी आंखों के सामने माँ का मुस्कुराता चेहरा घूम गया। हर फ़ोन पर वह यही कहती कि बेटा, मेरी चिंता मत कर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे पहली बार समझ आया कि उनकी मुस्कान के पीछे कितना बड़ा दर्द छिपा था। मैंने दूसरा पन्ना पलटा। वहाँ दीपक की स्कूल फीस की रसीदें लगी थी। उसके ऊपर लाल स्याही से लिखा था, फीस न जमा होने के कारण नया नाम अस्थायी रूप से हटाया गया। मेरा सिर घूम गया। मैंने दीपक की तरफ देखा। उसने सिर झुका लिया। उसकी आंखों से आंसू टपक रहे थे। उसने धीरे से कहा कि भैया, मैंने आपको इसीलिए नहीं बताया क्योंकि मुझे पता था कि आप समुद्र के बीच परेशान हो जाओगे। मैंने सोचा था कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा। उसकी बात सुनकर मैं उसे गले लगाकर रो पड़ा। जिस भाई को मैं इंजीनियर बनाना चाहता था, वो अपनी पढ़ाई छोड़कर चुपचाप सब सहता रहा और मुझे कुछ पता तक नहीं चला। तभी पूजा ने फाइल का अगला हिस्सा मेरी तरफ बढ़ाया। उसमें कई बैंक एंट्री की फ़ोटोकॉपी लगी थी। हर महीने मेरे भेजे हुए पैसे खाते में आते थे और कुछ ही घंटों बाद किसी दूसरे खाते में ट्रांसफ़र हो जाते थे। मैंने गुस्से से पूछा कि बैंक में शिकायत क्यों नहीं की। पूजा ने कहा कि की थी, कई बार की थी, लेकिन हर बार कहा गया कि रकम परिवार की सहमति से निकाली गई है। मैंने हैरानी से पूछा कि हमारी सहमति किसने दी? पूजा ने कहा कि यही सवाल हम भी 3 साल से पूछ रहे हैं। तभी उसने फाइल से एक छोटा सा लिफाफा निकाला। उसके ऊपर लिखा था, अगर रवि लौट आए तो उसे यह ज़रूर दिखाना। मैंने लिफाफा खोला। अंदर बैंक मैनेजर द्वारा भेजा गया एक जवाब था। उसमें लिखा था कि आपके खाते से रकम निकालने के लिए अधिकृत व्यक्ति ने हस्ताक्षर और पहचान पत्र सत्यापित पाए गए हैं। मैं बार बार उस लाइन को पढ़ता रहा, अधिकृत व्यक्ति, लेकिन मैंने तो कभी किसी को अधिकार दिया ही नहीं था। आखिर वो कौन था जो मेरे नाम पर सब कुछ कर रहा था? मैंने पिताजी से पूछा कि क्या आप बैंक गए थे? उन्होंने सिर हिलाते हुए कहा कि हाँ, कई बार गया था, लेकिन हर बार हमें यही कहा गया कि दस्तावेज पूरे हैं, हम गरीब लोग हैं, हमारी बात किसी ने नहीं सुनी। एक दिन तो बैंक के गार्ड ने हमें बाहर तक निकाल दिया था। यह सुनकर मेरे भीतर गुस्से की आग और भड़क उठी। तभी पूजा ने कहा कि रवि, अभी एक चीज़ और देखना बाकी है। उसने अलमारी के सबसे नीचे रखा एक पुराना लोहे का डिब्बा निकाला। उस पर धूल जमी हुई थी। उसने उसे साफ किया और मेरी तरफ बढ़ा दिया। मैंने ढक्कन खोला। अंदर मेरी भेजी हुई हर चिट्ठी रखी थी, लेकिन उसके साथ कुछ और भी था। कई ऐसे लिफाफे जो मैंने कभी देखे ही नहीं थे।
मैंने एक खोला। वो कंपनी की तरफ से भेजा गया पत्र था जिसमें लिखा था कि आपकी बोनस राशि आपके परिवार के खाते में जमा कर दी गई है। मैंने माथे पर हाथ रख लिया। मुझे तो याद ही नहीं है कि कंपनी ने मुझे बोनस भी दिया था। मैंने पूछा कि यह पैसा कहाँ गया। पूजा ने कहा कि हमें कभी नहीं मिला। मैंने दूसरा लिफाफा खोला। उसमें बीमा कंपनी का पत्र था। उसमें लिखा था कि दुर्घटना बीमा की राशि आपके नामांकित खाते में भेज दी गई है। मैं पूरी तरह टूट चुका था। अब यह सिर्फ एक महीने की सैलरी का मामला नहीं था। मेरे बोनस, बीमा और दूसरी रकम भी कहीं गायब हो चुकी थी। तभी दीपक धीरे से बोला कि भैया, एक बात मैं आज तक किसी को नहीं बता पाया। मैंने उसकी तरफ देखा। वह कांप रहा था। उसने कहा कि करीब 1 साल पहले मैं बैंक के बाहर खड़ा था। मैंने एक आदमी को देखा था जो बैंक मैनेजर से बहुत देर तक बात कर रहा था। जब वह बाहर निकला तो उसने मुझे देखकर कहा था कि अपने घर वालों से कहना ज़्यादा सवाल मत पूछे, वरना जो बचा है वो भी चला जाएगा। मैंने पूछा कि वो आदमी कौन था। दीपक ने आंखें बंद कर ली और बोला कि मैं उसका चेहरा साफ नहीं देख पाया था क्योंकि उसने काला चश्मा पहन रखा था, लेकिन उसकी आवाज़ आज भी मुझे याद है। कमरे में फिर सन्नाटा छा गया। मैं कुर्सी पर बैठ गया। ऐसा लग रहा था कि मेरा दिमाग काम करना बंद कर चुका है। 3 साल तक मैं समुद्र की लहरों से लड़ता रहा और यहाँ मेरे अपने लोग चुपचाप हर दिन टूटते रहे। उसी समय बाहर किसी बाइक के रुकने की आवाज़ आई। दरवाजे पर डाकिया खड़ा था। उसने मेरे नाम का एक रजिस्टर लिफाफा दिया और चला गया। मैं हैरान था। आखिर मेरे घर लौटने की खबर किसी को कैसे लगी। मैंने लिफाफा खोला। उसके अंदर सिर्फ एक पेन ड्राइव और एक पर्ची थी। पर्ची पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, अगर सच जानना चाहते हो तो यह वीडियो अकेले मत देखना, क्योंकि इसमें जिस चेहरे का पर्दाफाश होने वाला है उसे देखकर तुम्हें अपने ही रिश्ते पर यकीन नहीं रहेगा। मैंने पूजा, माँ, पिताजी और दीपक की तरफ देखा। सबके चेहरों पर डर साफ दिखाई दे रहा था। मैंने कांपते हाथों से लैपटॉप खोला, पेन ड्राइव लगाई और वीडियो चलाने के लिए जैसे ही क्लिक किया, स्क्रीन पर सबसे पहले जो चेहरा उभर कर सामने आया, उसे देखते ही मेरे हाथ सुन्न पड़ गए। मैं कुछ पल तक स्क्रीन को देखता ही रह गया। मेरी आंखें खुली रह गई थी, लेकिन दिमाग जैसे काम करना बंद कर चुका था। वीडियो धुंधला था और उस आदमी का चेहरा पूरी तरह साफ दिखाई नहीं दे रहा था। कैमरा शायद दूर लगा हुआ था। सिर्फ उसकी चाल, उसके हाथ और उसकी आवाज़ का कुछ हिस्सा रिकॉर्ड हुआ था। मैं जितनी बार वीडियो रोक कर देखने की कोशिश करता, उतनी ही बेचैनी बढ़ती जाती। तभी वीडियो में वो आदमी बैंक मैनेजर के कैबिन में जाता दिखाई दिया। कुछ देर बाद दोनों बाहर निकले। बैंक मैनेजर के हाथ में एक फाइल थी और उस आदमी ने जाते जाते उसके कंधे पर हाथ रखा। वीडियो यहीं ख़त्म हो गया। मैं गुस्से में बोला कि यह चेहरा साफ क्यों नहीं है, इसे कैसे पता चलेगा कि वो कौन है। तभी पेन ड्राइव में मौजूद दूसरा वीडियो अपने आप खुल गया। इस बार रिकॉर्डिंग किसी छोटे से ऑफिस की थी। वहाँ एक आदमी फ़ोन पर बात कर रहा था। उसकी पीठ कैमरे की तरफ थी। वो कह रहा था कि जब तक रवि समुद्र में है उसे कुछ पता नहीं चलेगा। परिवार जितना चुप रहेगा उतना हमारे लिए अच्छा है। जैसे ही वो आदमी मुड़ा, तभी अचानक वीडियो रुक गया और स्क्रीन काली हो गई। मैंने कई बार उसे चलाने की कोशिश की, लेकिन आगे कुछ नहीं था। मेरे भीतर गुस्सा और बेचैनी दोनों बढ़ते जा रहे थे। तभी पेन ड्राइव में एक ऑडियो फाइल दिखाई दी। मैंने उसे चलाया। उसमें किसी बुजुर्ग आदमी की आवाज़ थी। वो कह रहा था कि अगर यह रिकॉर्डिंग रवि तक पहुंच गई है तो समझ लो कि मैं अब जिंदा नहीं हूँ। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि तुम्हारे पैसे किस तरह गायब किए गए। मैंने सबूत भी इकट्ठा किए थे, लेकिन मुझे लगातार धमकियाँ मिलती रही। अगर सच सामने लाना है तो गांव के पुराने बैंक लॉकर नंबर 17 तक पहुंचना। वहाँ तुम्हें वो मिलेगा जिसके बाद कोई भी झूठ नहीं बोल पाएगा। ऑडियो ख़त्म हो गया। मैं हैरान था।
मैंने पिताजी से पूछा कि आवाज़ किसकी है। उन्होंने ध्यान से सुना और अचानक उनका चेहरा बदल गया। उन्होंने धीरे से कहा कि ये तो पुराने बैंक कर्मचारी मोहन लाल जी की आवाज़ लग रही है, वही जिन्होंने कई साल तक हमारे सारे बैंक के काम किए थे। लेकिन बेटा, उनकी तो 2 साल पहले सड़क हादसे में मौत हो गई थी। यह सुनकर मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। क्या उन्होंने मरने से पहले मेरे लिए यह रिकॉर्डिंग छोड़ी थी? तभी पूजा बोली कि रवि, मुझे याद है, मरने से कुछ दिन पहले मोहनलाल जी घर आए थे। उन्होंने कहा था कि अगर कभी रवि लौटे तो उसे बैंक लॉकर नंबर 17 के बारे में ज़रूर बता देना। लेकिन उस समय मैं कुछ समझ नहीं पाई थी। मैंने तुरंत फैसला किया कि सुबह होते ही बैंक जाऊंगा। उस रात पूरे घर में कोई नहीं सोया। माँ चुपचाप भगवान की मूर्ति के सामने बैठी रही। पिताजी बार बार खिड़की से बाहर झांकते रहे। पूजा की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे और मैं पूरी रात एक ही सवाल सोचता रहा कि आखिर वो कौन है जिसने मेरे परिवार की खुशियां छीन ली। अगली सुबह मैं सबसे पहले बैंक पहुंचा। बैंक की पुरानी बिल्डिंग देखकर बचपन की यादें ताजा हो गई, लेकिन आज मेरे कदम भारी थे। मैंने मैनेजर से लॉकर नंबर 17 के बारे में पूछा। पहले तो उसने मना कर दिया, लेकिन जब मैंने रिकॉर्डिंग और दस्तावेज दिखाए तो उसका चेहरा उतर गया। उसने पुराने रिकॉर्ड मंगवाए। कुछ देर बाद वो वापस आया और बोला कि यह लॉकर मोहन लाल जी के नाम पर था। उनकी मौत के बाद इसे कभी नहीं खोला गया, लेकिन उन्होंने अपनी वसीयत में लिखा था कि अगर रवि नाम का व्यक्ति आए तो कानूनी प्रक्रिया पूरी होने पर यह लॉकर उसे सौंप दिया जाए। मेरे हाथ कांपने लगे। सारी जरूरी कागज पूरे करने के बाद बैंक कर्मचारी मुझे तहखाने में ले गया। वहां लोहे की लंबी कतार में कई लॉकर बने हुए थे। उसने नंबर 17 के सामने रुककर चाबी मेरी तरफ बढ़ा दी। मैंने कांपते हाथों से ताला खोला। लॉकर खुलते ही अंदर एक मोटी फाइल, कुछ पुराने फोटो, एक सील बंद लिफाफा और एक छोटा डिजिटल रिकॉर्डर रखा था। मैंने सबसे पहले लिफाफा उठाया। उसके ऊपर लिखा था, इसे तभी खोलना जब तुम सच सहने के लिए तैयार हो। मैंने उसे खोल दिया। अंदर मोहनलाल जी की लिखी चिट्ठी थी। उसमें लिखा था कि रवि बेटा, मैंने बैंक में 30 साल नौकरी की है। मैंने अपनी आंखों से बहुत धोखाधड़ी देखी है, लेकिन तुम्हारे परिवार के साथ जो हुआ वैसा पहले कभी नहीं देखा। मैंने जब सच्चाई जानने की कोशिश की तो मुझे चुप रहने के लिए कहा गया, मुझे डराया गया, लेकिन मैंने सारे असली दस्तावेजों की कॉपी निकालकर इस लॉकर में रख दी। अगर तुम यह पढ़ रहे हो तो समझ लो कि अब समय आ गया है कि तुम्हारे परिवार को न्याय मिले। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने फाइल खोली। उसमें बैंक की असली एंट्री, फर्जी हस्ताक्षर, नकली पहचान पत्र और कई ऐसे कागज थे जिन्हें देखकर साफ पता चल रहा था कि यह एक सोची समझी साजिश थी। लेकिन सबसे आखिरी पन्ना गायब था। उसकी जगह सिर्फ एक पर्ची रखी थी जिस पर लिखा था, असली नाम जानना है तो पहले रिकॉर्डर सुनो। मैंने तुरंत डिजिटल रिकॉर्डर चालू किया। उसमें मोहन लाल जी की आवाज़ थी। वो कह रहे थे, रवि, अगर तुम यह सुन रहे हो तो समझो कि अब पीछे मुड़ने का रास्ता नहीं है। जिस इंसान ने तुम्हारे पैसे हड़पे वही पिछले 3 साल से तुम्हारे परिवार को डराता भी रहा, लेकिन उसका नाम अभी नहीं बोलूँगा, क्योंकि नाम सुनने से पहले तुम्हें यह जानना ज़रूरी है कि उसने ये सब अकेले नहीं किया। उसके साथ एक ऐसा साथी भी था जिसे तुम्हारा परिवार अपना सबसे बड़ा शुभचिंतक समझता रहा। और यह सुनते ही रिकॉर्डर अचानक बंद हो गया। मैंने दोबारा चलाने की कोशिश की, लेकिन बैटरी खत्म हो चुकी थी। तभी बैंक का एक बुजुर्ग कर्मचारी घबराया हुआ मेरे पास आया और धीमी आवाज में बोला कि रवि जी, अगर आप सच में सच जानना चाहते हैं तो आज रात गांव के पुराने गोदाम में ज़रूर पहुंचिए, क्योंकि वहां कोई आपका इंतज़ार कर रहा है और उसके पास वो आखिरी सबूत है जो इस पूरी साजिश का पर्दाफाश कर देगा। मैंने उस बुजुर्ग कर्मचारी की आंखों में देखा। उसके चेहरे पर ऐसा डर था जैसे वो कोई बहुत बड़ा बोझ वर्षों से अपने सीने में दबाए बैठा हो।
मैंने उससे पूछा कि आखिर वहाँ कौन मिलेगा। उसने इधर उधर देखा, फिर धीरे से बोला कि जहाँ ज़्यादा देर रुकना ठीक नहीं, दीवारों के भी कान होते हैं। इतना कहकर वो जल्दी से वहाँ से चला गया। मैं कुछ देर तक बैंक के बाहर खड़ा रहा। मेरे हाथ में वो फाइल थी, लेकिन मेरे मन में सवालों का तूफान चल रहा था। आखिर वो कौन था जो 3 साल से मेरे परिवार को बर्बाद करता रहा और अब भी लोगों को डराने की ताकत रखता है। मैं सीधे घर पहुंचा। पूजा, माँ, पिताजी और दीपक मेरी राह देख रहे थे। मैंने बैंक में हुई पूरी बात उन्हें बता दी। मेरी बात सुनते ही पिताजी घबरा गए। उन्होंने कहा कि बेटा, रात में वहाँ अकेले मत जाना। मुझे डर है कि कहीं अभी कोई जाल ना हो। लेकिन अब मेरे पास रुकने का कोई कारण नहीं था। मैंने कहा कि 3 साल तक मेरा परिवार डरता रहा, अब डरने की बारी मेरी नहीं है। रात होने लगी। गांव की गलियां सुनसान हो गई। लगभग 11 बजे मैं टॉर्च लेकर पुराने गोदाम की तरफ निकल पड़ा। पूजा ने मेरा हाथ पकड़ लिया। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने सिर्फ इतना कहा कि जो भी करना सोच समझ कर करना, मुझे तुम दोबारा खोने की ताकत नहीं है। मैंने उसके सिर पर हाथ रखा और बिना कुछ कहे वहां से चल पड़ा। पुराना गोदाम गांव से थोड़ा दूर था। वहां कभी अनाज रखा जाता था, लेकिन कई सालों से वो बंद पड़ा था। जैसे जैसे मैं उसके करीब पहुंच रहा था, मेरे कदम भारी होते जा रहे थे। गोदाम का जंग लगा दरवाजा आधा खुला था। मैंने टॉर्च अंदर डाली। चारों तरफ धूल, टूटे हुए बक्से और मकड़ी के जाल थे। तभी अंदर से किसी के खांसने की आवाज़ आई। मैं सावधानी से आगे बढ़ा। कोने में एक बूढ़ा आदमी बैठा था। उसकी दाढ़ी बड़ी हुई थी और चेहरा थका हुआ सा लग रहा था। उसने मुझे देखते ही कहा कि आखिर तुम आ ही गए रवि। मैं पिछले 2 साल से इसी दिन का इंतज़ार कर रहा था। मैंने पूछा कि आप कौन हैं? उसने कहा कि मेरा नाम श्यामलाल है। मैं पहले उसी बैंक में रिटायर सेक्शन में काम करता था जहां तुम्हारा खाता था। जब मुझे फर्जीवाड़े का पता चला तो मैंने सबूत जुटाने शुरू किए, लेकिन उसके बाद मुझे नौकरी छोड़नी पड़ी। मैंने घबरा कर पूछा कि आखिर ये सब किसने किया। श्यामलाल ने पुराना बैग मेरी तरफ बढ़ाया। उसने कहा कि इसमें सारी असली फाइलें हैं। इन्हें मैंने अपने जान में जोखिम में डालकर बचाया है। लेकिन एक बात याद रखना, जब तक तुम आखिरी दस्तावेज नहीं पढ़ लेते तब तक किसी पर भरोसा मत करना। मैंने बैग खोला। उसमें कई बैंक रिकॉर्ड, फोटो और कुछ पेन ड्राइव थे। तभी मेरी नज़र एक पुराने फोटो पर पड़ी। उसमें बैंक मैनेजर किसी आदमी के साथ खड़ा था। इस बार उसका चेहरा पहले से ज़्यादा साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन फिर भी पूरी तरह नहीं। उसने टोपी और मास्क पहन रखा था। मैं पहचान नहीं पाया। तभी श्यामलाल ने कहा कि यह फोटो पूरी नहीं है, असली फोटो किसी और के पास है। मैंने पूछा कि किसके पास? उसने जवाब दिया कि उस इंसान के पास जिसने तुम्हारे परिवार को बचाने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन वह अब इस दुनिया में नहीं है। यह सुनकर मैं चौंक गया। उसने बैग से एक छोटी डायरी निकाली। डायरी के पहले पन्ने पर माँ की लिखावट थी। मैं हैरान रह गया। मैंने जल्दी से उसे खोला। उसमें माँ ने हर महीने की पूरी कहानी लिखी थी। पहले पन्ने पर लिखा था कि आज रवि ने फिर पैसे भेजे हैं, लेकिन हमें सिर्फ मैसेज मिला, पैसा नहीं। बैंक जाकर पूछा तो कहा गया कि रकम निकल चुकी है। दूसरे पन्ने पर लिखा था कि आज पहली बार पूजा लोगों के घरों में काम करने गई। उसने मुझसे छिपकर रोया, लेकिन घर के लिए खुद को मजबूत बनाया। तीसरे पन्ने पर लिखा था कि दीपक ने पढ़ाई छोड़ दी। उसने कहा कि जब तक भैया नहीं लौटते मैं घर संभालूंगा। मैं एक एक पन्ना पढ़ता गया और हर शब्द मेरे दिल को चीरता गया। आखिरकार पन्ने पर माँ ने लिखा था कि अब मुझे पता चल गया है कि यह सब कौन कर रहा है, लेकिन अगर मैं उसका नाम लिख दूंगी तो शायद हमारा परिवार सुरक्षित नहीं रहेगा। इसीलिए मैंने आखिरी सबूत वहाँ छिपा दिया है जहाँ सिर्फ रवि ही पहुँच सकता है। मैंने जल्दी से अगला पन्ना पलटा, लेकिन वह फाड़ा जा चुका था। मैंने बेचैनी होकर बोला कि वो पन्ना कहाँ है। श्यामलाल ने गहरी सांस ली और कहा कि वही पन्ना इस पूरे रहस्य की चाबी है।
उसे किसी ने जानबूझकर गायब किया है। लेकिन घबराओ मत, उसने बिना भी सच सामने आ जाएगा। तभी अचानक गोदाम के बाहर किसी गाड़ी के रुकने की आवाज आई। श्यामलाल का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने जल्दी से बैग मेरे हाथ में थमाया और बोला कि रवि, देर मत करो, पीछे वाले दरवाजे से निकल जाओ, वे लोग यहाँ पहुँच चुके हैं। मैंने पूछा कि कौन लोग, लेकिन उसने जवाब नहीं दिया। अगले ही पल गोदाम का मुख्य दरवाजा जोर से खुला। कुछ लोगों के कदमों की आवाज़ अंदर आने लगी। श्यामलाल ने मुझे धक्का देकर पीछे वाले रास्ते की तरफ भेज दिया। मैं बैग लेकर अंधेरे में बाहर निकल गया। पीछे से किसी के चिल्लाने की आवाज़ आई, फिर तेज बहस, धक्का मुक्की और अचानक किसी चीज के गिरने की जोरदार आवाज़ सुनाई दी। मेरा दिल बैठ गया। मैं वापस भागने ही वाला था कि श्यामलाल की आवाज़ आई, रवि, पीछे मत देखना, पहले अपने परिवार को बचाना, सच अब उस बैग में है। मैं भारी मन से वहां से निकल आया। घर पहुंचते ही मैंने बैग खोला। उसके अंदर सबसे नीचे एक सीलबंद लिफाफा रखा था। उस पर बड़े अक्षर में लिखा था, इस लिफाफे में उस इंसान का नाम है जिसने तुम्हारे भेजे हुए करोड़ों रुपए, तुम्हारे परिवार की खुशियां और तुम्हारा भरोसा सब कुछ लूट लिया। इसे तभी खोलना जब पूरा परिवार तुम्हारे साथ बैठा हो, क्योंकि यह नाम सुनने के बाद शायद तुम में से कोई भी पहले जैसा नहीं रहेगा। और मैंने कांपते हुए हाथों से वो सील बंद लिफाफा उठाया। कमरे में माँ, पिताजी, पूजा और दीपक बैठे थे। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि कुछ बोले। ऐसा लग रहा था जैसे समय भी रुक गया हो। मैंने धीरे धीरे लिफाफा खोला। उसके अंदर एक चिट्ठी, कुछ बैंक दस्तावेज, साइबर जांच की रिपोर्ट और एक पेन ड्राइव रखी थी। सबसे पहले मैंने चिट्ठी खोली। वो श्यामलाल की लिखावट में थी। उसमें लिखा था कि रवि, अगर यह चिट्ठी तुम्हारे हाथ पहुंच गई है तो समझ लो कि अब सच को छिपाया नहीं जा सकता। मैंने और मोहनलाल जी ने जितने सबूत बचा सकते थे बचा लिए। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। याद रखना, असली अपराधी सिर्फ वही नहीं होता जो चोरी करता है, बल्कि वो भी होता है जो विश्वास का फायदा उठाता है। मैंने पेन ड्राइव लैपटॉप में लगाई। उसमें एक वीडियो था। वीडियो बैंक के सीसीटीवी कैमरे का था। इस बार तस्वीर बिल्कुल साफ थी। मैं स्क्रीन पर नजरें टिकाए बैठा था। कुछ ही सेकंड बाद एक आदमी बैंक मैनेजर के केबिन में दाखिल हुआ। उसने मास्क उतारा और मेरा दिल जैसे धड़कना भूल गया। वो कोई रिश्तेदार नहीं था, वो मेरा बचपन का सबसे करीबी दोस्त और शादी में मेरा सबसे बड़ा सहारा बना इंसान संजय था। वही संजय जिसे मैं अपना भाई कहता था, वही संजय जिसे मैंने विदेश जाने से पहले अपने कई ज़रूरी दस्तावेज संभालने के लिए दिए थे। वही संजय जो हर बार फ़ोन पर कहता था कि चिंता मत कर, मैं तेरे परिवार का पूरा ध्यान रख रहा हूँ। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा था कि वो बैंक मैनेजर को फर्जी दस्तावेज दे रहा था। फिर उसने मेरे हस्ताक्षर की नकली कॉपी पर साइन किए और बैंक खाते में बदलाव की प्रक्रिया पूरी कराई। मेरा पूरा शरीर कांपने लगा। मुझे याद आया कि जहाज पर जाने से पहले मैंने अपने कुछ दस्तावेज उसी के पास रखे थे, क्योंकि मुझे उस पर खुद से ज़्यादा भरोसा था। उसने उसी भरोसे का इस्तेमाल करके मेरी पहचान, मेरे बैंक रिकॉर्ड और मेरी मेहनत की कमाई पर कब्जा कर लिया था। वीडियो ख़त्म होते ही दूसरी रिकॉर्डिंग चली। उसमें संजय फ़ोन पर किसी से कह रहा था कि रवि 6-6 महीने समुद्र में रहता है, उसे कुछ पता नहीं चलेगा, उसके घर वालों को डरा कर रखो, जब तक वो लौटेगा तब तक सबूत भी खत्म हो जाएंगे। मेरी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। पूजा ने मेरा हाथ पकड़ लिया। उसने कहा कि मैंने कई बार संजय पर शक किया था, क्योंकि वो अक्सर घर आता था और कहता था कि रवि ने मुझे सब जिम्मेदारी दी है। वो हमें भरोसा दिलाता रहा कि बैंक की सारी प्रक्रिया वही संभाल रहा है, लेकिन हमारे पास उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं था।
पिताजी ने सिर झुका लिया और रोते हुए बोले कि बेटा, हमें लगा अगर तुझे बता दिया तो तू नौकरी छोड़कर आ जाएगा, इसीलिए हम चुप रहे। लेकिन हर दिन यह बोझ और भारी होता गया। अगले ही दिन में सारे सबूत लेकर पुलिस और साइबर क्राइम सेल पहुंचा। बैंक की आंतरिक जांच भी शुरू हुई। जांच में सामने आया कि बैंक मैनेजर ने लालच में आकर संजय की मदद की थी। उसने फर्जी दस्तावेज स्वीकार किए, नकली हस्ताक्षर सत्यापित किए और मेरे खाते से आने वाले लाखों रुपए दूसरे खाते में ट्रांसफर होने दिए। कई महीनों तक चली जांच के बाद पुलिस ने संजय को दूसरे शहर में गिरफ्तार कर लिया। अदालत में जब वो मेरे सामने खड़ा था तो उसकी आंखें झुकी हुई थी। उसने रोते हुए कहा कि उसे पैसों का लालच हो गया था। उसने सोचा था कि मैं कभी अचानक लौट कर नहीं आऊँगा। मैंने उसकी तरफ देखा और सिर्फ इतना कहा कि समुद्र के तूफान इंसान को नहीं तोड़ते, लेकिन अपने ही इंसान का विश्वासघात उसे अंदर से ख़त्म कर देता है। अदालत ने बैंक मैनेजर और संजय दोनों को धोखाधड़ी, जालसाजी, आपराधिक विश्वासघात और साइबर अपराध का दोषी ठहराया। कानूनी प्रक्रिया के बाद मेरी मेहनत की बड़ी रकम वापस मिली। बैंक को भी अपनी लापरवाही की भरपाई करनी पड़ी। सबसे पहले मैंने साहूकार का पूरा कर चुकाया। जिस दिन उसने रसीद मेरे हाथ में दी, उस दिन पहली बार मुझे लगा कि मेरे परिवार के सांसों से वर्षों का बोझ उतर गया है। मैंने माँ को अच्छे अस्पताल में इलाज कराया। धीरे धीरे उनकी तबीयत सुधरने लगी। पिताजी ने फिर कभी कर्ज का नाम तक नहीं लिया। दीपक का दोबारा कॉलेज में दाखिला कराया। जिस दिन उसने किताबें हाथ में ली, उसकी आंखों में जो चमक थी वो मेरे लिए दुनिया की सबसे बड़ी दौलत थी। मैंने पूजा का हाथ पकड़कर उससे माफ़ी मांगी। मैंने कहा कि मैं तुम्हारे दर्द को समझ ही नहीं पाया। तुम अकेली सब कुछ सहती रही और मुझे हमेशा यही कहती रही कि सब ठीक है। पूजा मुस्कुराई, लेकिन उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा कि मैं सिर्फ इतना चाहती थी कि तुम सुरक्षित रहो। अगर तुम समुद्र में परेशान होते तो शायद मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाती। कुछ महीनों बाद मैंने फैसला किया कि अब मैं हर साल लंबी छुट्टी लेकर घर ज़रूर आऊँगा। पैसा ज़रूर है, लेकिन परिवार उससे कई ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने गांव में अपने दादाजी के नाम से एक छोटी सी लाइब्रेरी और गरीब बच्चों के लिए छात्रवृत्ति शुरू करवाई। मैं चाहता था कि किसी और दीपक की पढ़ाई सिर्फ पैसों की वजह से न छूटे। जब उद्घाटन के दिन पूरे गांव के बच्चे वहां आए तो माँ की आंखों से खुशी की आंसू बह निकले। उन्होंने मेरा सिर सहलाते हुए कहा कि बेटा, आज तेरी कमाई सच में सफल हुई है। उस दिन मैंने आसमान की तरफ देखा। समुद्र की अनगिनत लहरें याद आ गई। मैंने महसूस किया कि ज़िंदगी में सबसे बड़ा तूफान बाहर नहीं, रिश्तों के भीतर उठता है। अगर भरोसा टूट जाए तो सबसे मजबूत इंसान भी बिखर जाता है, लेकिन अगर परिवार साथ खड़ा हो तो सच का साथ न छोड़ा जाए और धैर्य बनाए रखा जाए तो सबसे बड़ा अन्याय भी एक दिन हार जाता है। आज भी मैं जहाज़ पर नौकरी करता हूँ, लेकिन अब हर महीने पैसे भेजने से पहले खुद हर रिकॉर्ड जांचता हूँ और हर कॉल के अंत में अपनी पत्नी से सिर्फ एक बात ज़रूर कहता हूँ कि अगर कभी कोई परेशानी हो तो उसे छिपाना मत, क्योंकि सच्चाई जितनी जल्दी सामने आती है उतना ही दर्द कम देती है। मेरी ज़िंदगी ने मुझे यही सिखाया है कि पैसा खो जाए तो वापस कमाया जा सकता है, लेकिन विश्वास टूट जाए तो उसे जोड़ने में पूरी उम्र लग जाती है। माता पिता का सम्मान, जीवन साथी का विश्वास, ईमानदारी और अच्छे कर्म ही इंसान की सबसे बड़ी पूंजी है। लालच कुछ समय के लिए जीतता हुआ दिखाई दे सकता है, लेकिन अंत में जीत हमेशा सच, धैर्य और कर्म की ही होती है। और उस दिन मुझे एहसास हुआ कि मैं जहाज़ पर काम करके सिर्फ अपने परिवार का पेट नहीं पाल रहा था, मैं उनके सपनों को बचाने के लिए लड़ रहा था। और आखिरकार सच ने उन सपनों को फिर से जीना सिखा दिया। अगर इस कहानी ने आपकी आंखें नम कर दी और दिल को छू लिया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि
रवि की जगह होते तो क्या करते? आपकी एक राय किसी की ज़िंदगी बदल सकती है। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक अपना और अपनों का ख्याल ध्यान रखिए।